नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हमारे पास स्रोत है शिवपुर का प्रेतवादित अस्पताल। हाँ। और ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें एक त्रासद घटना है, सामुदायिक स्मृति है और वो गहरा बसा हुआ डर, उसकी परतें खुलती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ डर से कहीं ज्यादा है। तो ये कहानी हमें ले जाती है शिवपुर। एक छोटा सा गांव है ना, लगभग भुला दिया गया सा। हाँ बिल्कुल। और गांव के ठीक बाहर बिल्कुल एकांत में खड़ा है वो पुराना सरकारी अस्पताल। अब तो खैर खंडर ही है। कभी ये जीवन और उम्मीद का केंद्र रहा होगा, पर अब बरसों से वीरान पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ बहुत बहुत भयानक घटा था। सही। हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक इमारत अपनी दीवारों में इतिहास समेट लेती है, कैसे एक हादसा किंवदंतियों को जन्म देता है। हाँ, और कैसे डर एक पूरे समुदाय के मतलब व्यवहार को ही बदल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शिवपुर के इस रहस्यमयी अस्पताल की कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये अस्पताल गांव की सीमा पर है। स्रोत बताता है कि ये कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी नहीं थी, बल्कि एक ठीक ठाक। हाँ, मतलब एक बड़ी इमारत रही होगी, शायद कई मंजिला भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एक ठीक ठाक आकार की इमारत, शायद कई मंजिला। अब सोचिए, एक ऐसी इमारत जो सालों से बंद है, वीरान। हवा, पानी, मौसम की मार झेल रही है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए होंगे, दीवारों पर काई जमी हुई, जंगली घास, झाड़ियां दरवाजों तक आ गई होंगी। एक अजीब सी उदासी, एक वीरानगी उस जगह को घेरे हुए है। सही कहा। और ये वीरानगी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक तरह से सिंबॉलिक भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक सरकारी अस्पताल जो सामुदायिक सेवा और सुरक्षा का प्रतीक होता है, जब वो इस तरह लावारिस छोड़ दिया जाता है, तो ये उस सिस्टम पर भी सवाल उठाता है जिसने उसे बनाया और फिर एक तरह से भुला दिया। और इसका एकांत में होना इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। गांव की नजरों से थोड़ा दूर, अपनी ही दुनिया में गुम। बिल्कुल। और इस वीरानगी की जड़ में है वो भयानक हादसा। हाँ, वो आग वाली घटना। स्रोत के मुताबिक कई साल पहले इस अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में रात के वक्त भीषण आग लग गई थी। आईसीयू में आग लगना तो वैसे ही बहुत खतरनाक है। हाँ, क्योंकि आईसीयू तो वैसी जगह होती है जहां मरीज बेहद गंभीर हालत में होते हैं, हिलडुल नहीं सकते हैं ना, मशीनों पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल असहाय होते हैं उस वक्त। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। आधी रात का समय, धुआं, आग की लपटें, अलार्म बज रहे होंगे शायद, चीख पुकार। और मरीज जो हिल भी नहीं सकते, अपने बिस्तरों पर फंसे हुए। स्रोत बताता है कि ये आग बहुत तेजी से फैली और कई मरीजों को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। उफ। उनकी वहीं जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये आंकड़ा शायद स्रोत में साफ ना हो, पर कई मरीज शब्द ही उस त्रासदी की भयावहता बताने के लिए काफी है। हाँ, ये घटना अपने आप में ही दिल दहला देने वाली है। आग से मौत तो वैसे भी सबसे भयानक मानी जाती है। सही। पर यहाँ ये उन लोगों के साथ हुआ जो पहले से ही जीवन के लिए लड़ रहे थे, एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें मतलब सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये भरोसे का टूटना भी है। ऐसी घटनाओं का जख्म बहुत गहरा होता है, न सिर्फ उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी। जो अस्पताल पर निर्भर थे या उसे एक सुरक्षित जगह मानते थे। सही। और शायद इसी गहरे घाव की वजह से, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हादसे के तुरंत बाद अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बस बंद कर दिया, कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कोई मरम्मत नहीं, कोई दोबारा खोलने की कोशिश नहीं, बस ताला लगा दिया गया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया, जैसे उस हादसे की यादों को भी उसी इमारत में कैद कर दिया गया हो। ये बंद करना भी दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था क्योंकि इमारत असुरक्षित हो गई थी, या इसमें वो डर और अपशगुन वाला भाव भी शामिल था? हो सकता है। अक्सर ऐसी त्रासदियों के बाद लोग उस जगह से मानसिक रूप से दूरी बना लेते हैं। हो सकता है अस्पताल को बंद करना उस सामूहिक सदमे और दुख से बचने का एक तरीका रहा हो। हाँ, उस जगह को देखकर बार बार वो भयानक रात याद आती होगी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। अस्पताल बंद हो गया, वीरान हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई, ज्यादा डरावनी कहानी शुरू हुई। हाँ, गांव वालों के बीच ये बात फैलने लगी। पहले कानाफूसी हुई होगी और फिर एक पक्की किंवदंती बन गई। इस वृत्तांत में जिक्र है
कि गांव वाले मानते हैं कि रात घिरते ही, खासकर सुनसान रातों में, अस्पताल की तीसरी मंजिल से मरीजों की दर्दनाक चीखें और कराहने की आवाजें सुनाई देती है। ओहो। वहीं चीखें जो शायद उस रात आग में फंसे मरीजों ने आखिरी बार निकाली होंगी, ये कल्पना ही सिहरन पैदा कर देती है। यहाँ तीसरी मंजिल का जिक्र महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने भी ये नोट किया। अक्सर ऐसी कहानियों में एक खास जगह होती है जहाँ अलौकिक गतिविधियां केंद्रित मानी जाती हैं। कोई कमरा, कोई गलियारा, या यहाँ की तरह एक पूरी मंजिल। ये क्यों होता है? क्या लगता है आपको? कई कारण हो सकते हैं। शायद आईसीयू तीसरी मंजिल पर रहा हो, या आग का सबसे भयानक असर वहीं हुआ हो सकता है। स्रोत इस पर कुछ कहता नहीं है। नहीं, स्रोत खामोश है, लेकिन ये विशिष्टता कहानी को और ज्यादा, क्या कहते हैं, विश्वसनीय और डरावना बनाती है। ये उस अनाम पीड़ा को एक ठिकाना दे देती है। ये वाकई अजीब है कि सिर्फ तीसरी मंजिल ही क्यों? क्या स्रोत में इसका कोई कारण बताया गया है, या ये बस लोक कथा का हिस्सा बन गया है? नहीं, स्रोत में इसका स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है, जो अक्सर ऐसी लोक कथाओं में होता है। अच्छा। ये अस्पष्टता ही तो कल्पना को उड़ान देती है। हो सकता है कि शुरुआती अफवाह किसी एक व्यक्ति के अनुभव से शुरू हुई हो, जिसने उस तरफ कुछ सुना या महसूस किया हो, हाँ, और फिर वो कहानी फैलते फैलते तीसरी मंजिल पर केंद्रित हो गई। ये भी मुमकिन है। या ये भी संभव है कि तीसरी मंजिल इमारत का सबसे ऊंचा या सबसे अलग-थलग हिस्सा हो, जो उसे स्वाभाविक रूप से रहस्यमयी बनाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जगह उस त्रासदी की सबसे भयानक यादों का केंद्र बिंदु बन गई है। और इन कथित चीखों का असर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने गांव वालों के मन में एक गहरा डर बिठा दिया है। इस कहानी के अनुसार गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सूरज ढलने के बाद उस अस्पताल के पास जाने की हिम्मत करे। बाप रे। वो रास्ता छोड़ देते हैं, उस तरफ देखने से भी कतराते हैं। वो इमारत अब सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि साक्षात भय का प्रतीक बन चुकी है। ये दिखाता है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति बन सकता है। ये लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। हाँ, उनके रास्ते बदल रहा है। उनके मानसिक नक्शे पर एक नो गो जोन बना रहा है। जो जगह कभी जीवनदायिनी थी, अब वो वर्जित क्षेत्र है। ये दिखाता है कि कैसे अनसुलझी त्रासदी और उससे जुड़ी कहानियां किसी स्थान की पहचान को पूरी तरह से बदल सकती हैं, उसे प्रेतवादित कर सकती हैं, न केवल आत्माओं से बल्कि डर और दर्दनाक यादों से भी। क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि किसी ने इन आवाजों की सच्चाई जानने की कोशिश की, या डर इतना हावी है कि कोई तहकीकात करने की सोचता भी नहीं? स्रोत मुख्यतः किंवदंती और उसके प्रभाव पर ही केंद्रित है। ये किसी जांच या पड़ताल का जिक्र नहीं करता। अच्छा। और यही अक्सर ऐसी स्थितियों में होता है। डर इतना प्रबल हो जाता है कि वो तर्क और जिज्ञासा पर हावी हो जाता है। सही बात है। लोग उन आवाजों की पुष्टि करने के बजाय उनसे बचना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। ये अनदेखे या अनसुने का डर है, जो अक्सर वास्तविक चीजों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा ये पता करने के लिए? बिल्कुल। कोई क्यों ये पता लगाना चाहेगा कि चीखें असली हैं या नहीं, जब मान लेना ज्यादा आसान है कि वहां कुछ गड़बड़ है और दूर रहना ही बेहतर है। ये बात भी सही है। और ये डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन में भी उस इमारत को देखना एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता होगा। वो खाली खिड़कियां जैसे घूर रही हों, वो खामोशी जैसे कुछ दबाए हुए हो। हाँ, दिन के उजाले में भी उस इमारत का इतिहास और उससे जुड़ी कहानियां हवा में महसूस होती होंगी। बच्चे शायद वहां खेलने नहीं जाते होंगे। हाँ, बड़े भी बचते होंगे। बड़े उस तरफ जाने से बचते होंगे। ये इमारत एक स्थायी अनुस्मारक, एक परमानेंट रिमाइंडर बन गई है उस हादसे का और उस डर का जो उससे पैदा हुआ। ये सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं, ये गांव की सामूहिक चेतना में बसी एक दर्दनाक स्मृति का भौतिक रूप है। इस कहानी में एक और पहलू सोचने लायक है। क्या? ये चीखें, ये डर, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है, या जैसा कि आपने पहले इशारा किया, ये उस त्रासदी को याद रखने का समुदाय का अपना तरीका है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक ऐसी घटना जिसे शायद सरकारी फाइलों में दर्ज करके भुला दिया गया हो, लेकिन गांव वाले उसे इस कहानी के जरिए जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। लोक कथाएं अक्सर इसी तरह काम करती हैं। वे अनौपचारिक इतिहास होती हैं, खासकर उन घटनाओं का जिन्हें आधिकारिक तौर पर याद नहीं किया जाता या जिनका जिक्र करना दर्दनाक होता है। अच्छा। ये कहानियां, भले ही वे अलौकिक हों, उस घटना की भावनात्मक सच्चाई यानी डर, पीड़ा, हानि को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती हैं। चीखों की कहानी शायद उस हादसे की भयावहता को कम नहीं होने देती,
ये सुनिश्चित करती है कि उन मरीजों की पीड़ा को पूरी तरह भुला न दिया जाए। तो ये डर एक तरह का स्मारक भी हो सकता है। हाँ, एक अलिखित स्मारक। हाँ, कह सकते हैं। एक जीवित स्पंदित स्मारक जो डर के रूप में महसूस होता है। वाह। ये पारंपरिक स्मारक की तरह पत्थर का नहीं बना, बल्कि कहानियों, अफवाहों और सामूहिक भावनाओं से बना है। और शायद इसीलिए ये ज्यादा शक्तिशाली भी है, क्योंकि ये लोगों के मन में रहता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ घाव समय के साथ भरते नहीं, बल्कि अलग-अलग रूपों में जिंदा रहते हैं। जब मैं इस स्रोत को पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये भी आया कि क्या ऐसी जगह वाकई नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं? हाँ, या ये हमारा मन ही है जो उस जगह के इतिहास के कारण वहाँ ऐसी चीजें महसूस करता है? स्रोत इस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये सवाल कहानी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान के बीच का क्षेत्र है। विज्ञान शायद यही कहेगा कि ये हमारा मन है, हमारी अपेक्षाएं हैं और उस जगह से जुड़े दर्दनाक इतिहास का प्रभाव है जो हमें वहां असहज महसूस कराता है। हाँ, मतलब लगता है कि कुछ सुना या देखा। बिल्कुल। डर और सुझाव मतलब पावर ऑफ सजेशन बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में ऐसी जगहों की कहानियां हैं जहां बड़ी त्रासदियां हुई हैं और लोगों को अजीब अनुभव हुए हैं। सही। स्रोत हमें इन दोनों संभावनाओं पर सोचने के लिए छोड़ देता है, बिना कोई जवाब दिए। मुख्य बात यह है कि लोगों का अनुभव, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या अलौकिक, उनके लिए वास्तविक है और उसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सोचने वाली बात है कि इस कहानी का गांव के बाहर क्या असर हुआ होगा। क्या ये सिर्फ स्थानीय किंवदंती है या आसपास के इलाकों में भी शिवपुर के अस्पताल का खौफ फैला हुआ है? स्रोत इस बारे में ज्यादा नहीं बताता, नहीं बताता। लेकिन अक्सर ऐसी कहानियां आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंच जाती हैं, शायद थोड़े बदले हुए रूप में। हाँ, प्रेतवादित जगहों की कहानियां अक्सर यात्रा करती हैं। हाँ, फैल जाती हैं। शिवपुर का अस्पताल शायद आसपास के गांवों के लिए भी एक चेतावनी या रोमांच की कहानी बन गया हो। हाँ, जैसे अरे वो शिवपुर वाला अस्पताल जहां रात में आवाजें आती हैं। बिल्कुल, ये उस जगह को एक खास, भले ही नकारात्मक, पहचान देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो शिवपुर के प्रेतवादित अस्पताल की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत ज्यादा। ये एक भयानक हादसे, उसके बाद के सामूहिक सदमे और उस सदमे से पैदा हुए डर और किंवदंतियों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक भौतिक स्थान, एक इमारत अपने इतिहास, खासकर दर्दनाक इतिहास को अपने में समेट लेता है। वो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं रहता, बल्कि स्मृतियों, भावनाओं और यहाँ तक कि कथित अलौकिक घटनाओं का केंद्र बन जाता है। और वो तीसरी मंजिल? हाँ, तीसरी मंजिल से आने वाली चीखों की कहानी उस अनसुलझी पीड़ा और डर का प्रतीक है जो उस समुदाय की चेतना में बस गया है। ये हमें स्थान, स्मृति और भय के जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे अतीत वर्तमान को आकार देता है और कैसे कहानियां, चाहे वे कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न लगें, हमारी दुनिया को समझने और उसमें जीने के तरीके को प्रभावित करती हैं। सही कहा। और ये कहानी ये भी उजागर करती है कि कैसे हम त्रासदियों से निपटते हैं। जब तर्क और आधिकारिक व्याख्याएं मतलब काफी नहीं लगती, हाँ। तो अक्सर लोक कथाएं और अलौकिक विश्वास उस खालीपन को भरते हैं, उस दर्द को एक रूप और आवाज देते हैं, भले ही वो आवाज कथित चीखों की क्यों न हो। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। शिवपुर के अस्पताल की कहानी अपने आप में डरावनी है, लेकिन इसके पीछे छिपे मानवीय और सामाजिक पहलू और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जब कोई त्रासदी किसी जगह को इस तरह दागदार कर देती है, तो क्या उस जगह का भविष्य हमेशा के लिए तय हो जाता है? अच्छा सवाल है। क्या शिवपुर का अस्पताल हमेशा डर का प्रतीक बना रहेगा, या समय के साथ स्मृति धुंधली होगी और डर कम होगा, या फिर ये कहानियां ही उस स्मृति को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है, चाहे वो कितना भी भयावह क्यों न हो? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।